सबसे पहला चीज कि डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हमको है। क्या आइडिया है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलिए भाई। एरिया। सर एरिया। एरिया इनक्लोज्ड। एरिया। एरिया और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना होता है? अगर इंटीग्रल एफ एक्स है कैपिटल एफ एक्स तो कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। इतना थोड़ा बहुत आइडिया हमको है। तो हम लोग आगे देखते हैं। सपोज कीजिए एक फंक्शन है एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। और ये पॉइंट है a कामा 0 b कामा 0। ठीक है, इसको हमने क्या किया कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। और मान लीजिए इन पॉइंट्स को लिखते हैं हम। ये पॉइंट है हमारा, इसको लिख दिया a और इसको लिख दिया b। या चलो ठीक है, इसको लिख दिया p1, इसको p2, इसको p3 एंड सो ऑन, है ना। और हमने इस ए बी लेंथ को, सॉरी बी माइनस ए लेंथ को n पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहला काम क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स इज कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स इज कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक है, ये एक कर्व है। नाउ डिवाइड b माइनस a लेंथ in n equal parts width of each part is h। हर पार्ट का ये जो छोटा छोटा पार्ट है सभी का width क्या है, h है। और हमने n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो n इंटू एच क्या होगा, b माइनस ए। ऐसा होगा या नहीं? यस सर। नाउ h is very small. If h approaches to 0 then n approaches to, n किसको अप्रोच करेगा? अगर h बहुत छोटा है तो इसके कितने पार्ट हैं? इंफिनिटी। इंफिनिटी। इतना बात चेक करो, किसी को डाउट है या प्रॉब्लम है या कुछ बोलना है, बोलिए। सो वी कैन राइट एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सेस क्या हो जाएगा, ये सारे एरिया को हम ऐड कर लें। देखिए h अगर बहुत छोटा है तो ये पहला स्ट्रिप जो है
ये किसकी तरह होगा? जस्ट लाइक रेक्टेंगल। दूसरा स्ट्रिप भी कैसा होगा? एकदम रेक्टेंगल के जैसा होगा या नहीं? तो ये सारे रेक्टेंगल का एरिया अगर हम ऐड कर लें तो एरिया हमारा क्या हो जाता है? एरिया इक्वल्स टू फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? विड्थ तो h है और ये लेंथ कितना होगा भाई? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए ऑफ ए। नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो भाई। P1 हाँ, FP1 हाँ, तो P1 हमने ले लिया a प्लस एच कामा 0, होगा या नहीं? P2 हो गया yes sir a प्लस 2h कामा 0। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? a प्लस एच H comma F of A plus H एफ ऑफ ए प्लस एच। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? h एफ ऑफ ए प्लस एच, होगा या नहीं? सेकेंड स्ट्रिप का एरिया h एफ ऑफ ए प्लस 2h, ये सेकेंड स्ट्रिप का एरिया हो गया। थर्ड स्ट्रिप क्या हो जाएगा? h एफ ऑफ ए प्लस 3h। चेक करो। और लास्ट स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? h एफ ऑफ ए प्लस NH। हमने कितने स्ट्रिप बनाए? n स्ट्रिप। फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया a प्लस एच, सेकेंड का h एफ ऑफ ए प्लस 2h, थर्ड। सर हाँ बोलिए। सर वो एफ ऑफ ए होगा ना पहला वाला, क्योंकि ए एफ ऑफ ए हाँ साइड तो का भाई लेंथ एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच दोनों एक ही बात है। जब रेक्टेंगल बोल रहे हैं तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होगा या नहीं? हाँ सर सेम तो होगा तो वही बात सर। तो है। सर हाँ अच्छा And h ठीक is है। very small, so we can write it limit h tends to 0, h f of a plus rh, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ h approaches to 0, ये given है। So this summation can be written as limit h tends to 0 sigma h f of a plus rh। ये बात ठीक है? फ्रॉम r इक्वल टू 1 to m। चेक करो भाई पहले कि टोटल एरिया इतना होगा या नहीं। yes sir yes अब sir हम इधर आते हैं थोड़ा सा राइट साइड में। अगर हम लिखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंडेफिनिट इंटीग्रल इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, अगर ये ऐसा है तो एफ डैश एक्स मीन्स एफ कैपिटल एफ डैश एक्स ये स्मॉल एफ एक्स होगा या नहीं? पहले चेक करो। yes sir ऐसा होगा? नाउ yes sir तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं अगर ये ऐसा होगा? ये तो रहा इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका आगे का पार्ट देखिए, इसमें क्या होना है कि एफ डैश एक्स आया स्मॉल एफ एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h इज स्मॉल एफ एक्स। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं भाई? एफ डैश yes एक्स sir यस सर। ऐसा। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर का लिमिट अगर 0 है तो न्यूमरेटर में ऐसा क्या आया होगा? h कैंसिल हुआ होगा तभी तो एफ एक्स आया होगा। मतलब न्यूमरेटर एक्चुअली में किस फॉर्म में रहा होगा? स्मॉल h इंटू एफ एक्स रहा होगा या नहीं? तो yes sir इसका मीनिंग है कि कैपिटल एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जरूर इस फॉर्म में रहा होगा। कौन सा फॉर्म? h इंटू स्मॉल एफ एक्स, तभी तो कैंसिल होकर के स्मॉल एफ एक्स लिमिट मिला होगा।
क्योंकि लिमिट हमेशा कैसे मिलता है, कॉमन फैक्टर कैंसिल करके। बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम x को a पुट करते हैं, इफ यू पुट x इक्वल टू a, तो क्या मिला, कैपिटल f ऑफ a प्लस h माइनस कैपिटल एफ ए इक्वल टू h f ऑफ a। मिलेगा या नहीं? Yes, sir. सर यहाँ X को- x को एक क्यों पुट कर रहे हैं? हाँ? x को वेरिएबल एक अरे भाई हमको उस एरिया को दिखाना है ना कि एरिया एक्चुअली में वो इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हमें a और b दोनों के लिए निकलना है। x को a प्लस h पुट किया, तो अब क्या मिला, f ऑफ a प्लस 2h माइनस f ऑफ a प्लस h इक्वल टू h इंटू f ऑफ a प्लस h। ठीक है, डॉट 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 x को a प्लस n माइनस 1h पुट किया, तो क्या हो गया, f ऑफ a प्लस एन एच माइनस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h इक्वल्स टू h f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, इतना बात ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम इन सबको ऐड कर लें भाई, इन सबको ऐड कर लें, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला, अगर हम सबको ऐड करते हैं तो सबको ऐड करने से मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एन A एच plus NH minus capital FA एफ ए, वेरी गुड, इक्वल टू एच टाइम्स एफ ए प्लस plus एच A plus टाइम्स H. एफ ए प्लस एच डॉट 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 एच टाइम्स एफ ए प्लस एन माइनस 1h and is summation, sorry, limit h tends to 0। ये देखिए, ये वही एक्सप्रेशन है जो हमको पहले मिला था। देखिए h ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, यहाँ पे क्या था कि रेक्टेंगल्स का एरिया हमने राइट वाला साइड लेकर के निकाला था, और ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, लेफ्ट वाला साइड लेकर के आ रहा है या नहीं? Yes, इसको sir. लिख सकते हैं Yes, sir. लिमिट h इक्वल टू 0 सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 h f ऑफ a प्लस आर एच लिख सकते हैं। अब हम 0 टू n माइनस 1 लें r का वैल्यू या 1 से n लें, बात तो बराबर है ना। हम लेफ्ट साइड से एरिया निकालें या राइट वाला साइड लेकर के एरिया निकालें, एरिया तो अलग अलग नहीं होगा, एरिया क्या होगा, सेम होगा। Same. तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस आर एच फ्रॉम आर इक्वल टू 1 टू n। तो मतलब क्या मिला, और ये वैल्यू कितना है, एफ बी ए प्लस एन एच कितना है, मतलब क्या हुआ कि एरिया इज एफ बी माइनस एफ ए। बात ठीक है, एरिया क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, और एफ एक्चुअली में क्या था, इनडेफिनिट इंटीग्रल का इंटीग्रल था, तो इसी को लिख दिया गया इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, Yes, sir. इसी को डिफाइन कर दिया गया भाई, एफ बी माइनस एफ ए क्या होगा, ये होगा कि इनडेफिनिट एफ एक्स का इंटीग्रल होगा कैपिटल एफ एक्स। तो अगर हम ए टू बी लिमिट लगा दें तो इसका वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए है, और एफ बी माइनस एफ ए एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब क्या समझ में आया, पहला चीज कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला न्यूटन लेबनीज ने दिया था, एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ बी
माइनस कैपिटल एफ ए, वेर क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स। बात ठीक है। एंड नंबर Yes, 2, a to b f x dx represents algebraic sum of areas bounded by y equal to fx and x axis। ठीक है। तो a to b fx dx हमको एग्जैक्ट एरिया नहीं देता है। एग्जैक्ट एरिया कब देता है, जब कंप्लीट कर्व x एक्सिस के ऊपर हो, जब कंप्लीट कर्व x एक्सिस के ऊपर हो। इसका मीनिंग क्या है कि मान लीजिए कर्व ऐसा है और ये है a, ये है b। ठीक है भाई, ये एरिया है a1 और ये एरिया है a2। तो अगर हम a to b f x dx निकालेंगे तो ये एक्चुअली में मिलेगा a1 माइनस a2। ठीक है। हेलो सर Yes, sir. एक और बार Yes, बोल देंगे sir. ये वाला। एक और बार बोलेंगे, यस सर। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर बाउंडेड एरिया पॉजिटिव वैल्यू देता है डेफिनेट इंटीग्रल, यस सर। नीचे वाला नेगेटिव देता है। तो अगर a to b इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सम ऑफ एरियाज a1 और नीचे वाला क्या मिलेगा, माइनस माइनस a2। a2। लेकिन अगर कोई पूछता है कि भाई एरिया कितना है, तो एरिया लिखेंगे मॉड a1 प्लस मॉड a2, अलग अलग निकालेंगे, है ना। तो वो एरिया का मामला है, वो आगे देखेंगे। बट ये आप समझिए कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक है, मतलब वो अपने साइन के साथ रहता है। ये बात Yes, क्लियर sir. है। यस सर। जैसे मान लीजिए कि 0 से Sir. 2 पाई साइन एक्स को इंटीग्रेट करें, 0 से 2 पाई साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। जीरो। क्योंकि 0 से पाई में जितना ऊपर पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई में उतना ही नीचे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया तो 0 हो गया। लेकिन अगर कोई पूछता भाई एरिया कितना है, तो एरिया तो 0 नहीं होगा। तो एरिया हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 टू पाई साइन एक्स dx। ठीक है। यस तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो फिलहाल अभी इतना जानना है, ये पहला फॉर्मूला और दूसरा ये क्या रिप्रेजेंट करता है। चेक कर लीजिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आप बोल सकते हैं। सर वो एक बार आप सर बोले कि सिर्फ जो ऊपर पार्ट है सर उसे रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, सिर्फ मतलब डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। हाँ, तो हमने क्या लिखा, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, मतलब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव। यस सर। ठीक है। सर लेकिन अगर नेगेटिव पार्ट ज्यादा बड़ा होगा तो नेगेटिव में एरिया आएगा। डेफिनेटली ज्यादा बड़ा, क्या ज्यादा बड़ा हो तब भी नेगेटिव आएगा। खाली नेगेटिव आप पाई से 2 पाई साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लीजिए, नेगेटिव आ जाएगा। सर एरिया नेगेटिव मतलब सर क्या मतलब, सर ऑप्शन में भी एरिया नेगेटिव होता है कभी? ऑप्शन में एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये एरिया है ही नहीं, ये तो एरिया नहीं, एरिया नेगेटिव होता क्या, जमीन खरीदा और बोला कि तुम्हारा जमीन नेगेटिव में है। सर वही तो सर, यहाँ एरिया नेगेटिव आने का मतलब भुवनेश्वर में किसी ने जमीन खरीदा और बोला कि तुम्हारा जमीन जाओ पूरी अंदर में है, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ ना, ये गलत है। समुंदर के अंदर। हाँ, समुद्र सर के अंदर है। नेगेटिव होने का सर नेगेटिव होने का बस मतलब है कि एक्स एक्सिस के नीचे ज्यादा मतलब बड़ा एरिया है। हाँ, तो डेफिनेट इंटीग्रल से जो इंटीग्रल का वैल्यू आता है
वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि एरिया निकालो, तब क्या करेंगे कि इसको सी पर ब्रेक कर देंगे, ए टू सी इंटीग्रेट करेंगे, उसका वैल्यू आएगा A1, सी टू बी इंटीग्रेट करेंगे, उसका वैल्यू आएगा -A2, और एरिया क्या लिखेंगे, मॉड A1 प्लस मॉड A2 मतलब से ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, है ना। तो वो दूसरा केस है, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता है। तो अच्छा हुआ, पैसा ले दिया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। फिर बोला बता दिया जमीन, कि नहीं है। जमीन कहाँ है, पुरी में चले जाओ, समंदर के अंदर 2 मील अंदर। वाह। तो ऐसा नहीं है, चलिए आगे बढ़िए, अब समझ में आ रहा है। मछलियों के साथ। हम मछलियों के साथ आपको मिलेगा स्कूबा डाइविंग फ्री। सर संडे में मजा ही मजा, मछली खाएंगे। रोज ही मजा है, रोज ही खाइए। चलिए आगे देखते हैं हम। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेट (4 to 9) रूट x बाई 30 माइनस x to the power 3/2 होल स्क्वायर। सुनिए पहले, तो ये क्वेश्चन हमको करना है। तो क्या समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट हम इंटीग्रेट ना करें, हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन कर दें, है ना। क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए भाई, अब सर इंटीग्रल 30 माइनस एक्स के बाद 3/2 को टी लिख देंगे। को टी डालेंगे। 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 को टी डाल दें, तो डाल देते हैं 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 को हमने टी डाला। तो अब ये क्या हुआ, माइनस 3/2 रूट एक्स dx इज dt। ये बात क्लियर। अब जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लिमिट तुरंत चेंज कर देंगे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, लिमिट तुरंत चेंज कर देंगे। तो लोअर लिमिट क्या होगा अब इस सब्स्टिट्यूशन के बाद, when 30 x is 4, 4 when x is 4 then t 4 to the power 3/2 कितना हुआ, 22 होगा सर, टी 22 होगा लोअर लिमिट। 22 सर 22। 22, और अपर लिमिट कितना होगा, 3। 3 तो अब ये इंटीग्रल हो गया 22 to 3 -2/3 dt बाई टी स्क्वायर होगा या नहीं। यस सर। अब dt बाई टी स्क्वायर कितना होगा, -1/t। -1/t। तो 2 माइनस लगा के हमने प्लस लिख दिया, और ये हो गया 22 to 3। सिंप्लीफाई कीजिए, सेवन 19/99। 19/3 19/3। 3/99 करेक्ट है। यस सर, 19/99। चेक करो भाई, बाकी लोग भी Yes. चेक कीजिए, ठीक है। यस सर। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पूजा होगा इस बार, जो मंदिर बनता है
परमिशन मिला है सर। अच्छा, मंदिर बनेगा? हाँ सर, शायद परमिशन तो मिल गया था कहीं गवर्नमेंट से। दिख नहीं रहा कुछ। सर कौन से रीजन में? सर वो बालेश्वर में होगा। भुवनेश्वर में? सर भुवनेश्वर का नहीं। सर सिर्फ 4 फुट की मूर्तियां बन सकती है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं बना सकते। मूर्ति तो 4 फीट का बनाओ या 2 फीट का बनाओ, पब्लिक तो लाखों में पहुंचेगी। सर अब वो तो उसका परमिशन आज नहीं है। सुबह सर पब्लिक सुबह शायद तो अलाउड नहीं है कुछ। अच्छा, सिर्फ पब्लिक अलाउड नहीं है। सर सर कौन फिर आप कर क्यों रहे हैं? पब्लिक लाइव टेलीकास्ट देखेगी। ब्रॉडकास्ट होगा सर। जो बनाया होगा वही देख रहा होगा सर। ठीक है, तब ठीक। हाँ भाई, मूर्ति आप कितना भी बड़ा बनाइए, पब्लिक तो लाख में पहुंचेगा। सर कुछ नहीं, रथ यात्रा वाला सिचुएशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेट कीजिए। 0 to 2 6x plus 3 by x square plus 4, और सभी का आंसर सेम आना चाहिए। सर बोलो। आंसर में पाई भी आ रहा है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हो गया पाई आने से? सर फिर आंसर आएगा सर 3 ln mod 2 + 3 पाई/8। ये करेक्ट है। देखिए, इसको बिल्कुल अलग अलग कर देना है, सिंपल है। ये हो गया इंटीग्रल 0 to 2 6x by x square plus 4 dx plus 3 by 3 dx by x square plus 4। तो अभी क्या हो गया भाई? अभी हो गया कि x स्क्वायर प्लस 4 को t पुट किया, 3dt/t। सो 2x dx dt हो गया। सो dt बाई t, और लोअर लिमिट कितना हुआ? 4 और अपर लिमिट 8 8 प्लस, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 3/2 tan इनवर्स x/2, और ये लिमिट क्या था? 0 to 2, तो यहाँ डाल दिया 0 to 2। तो ये हो गया log t। सो 3 log 8/4 मतलब कितना हुआ? 3 log 2 प्लस tan इनवर्स 1 pi/4 plus 3 pi/8, and tan inverse 0 is 0। बात क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इंटीग्रेट x e to the power x dx
from 0 to 1. जीरो 0. देखिए सुनिए, जब भी आप बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, है ना, बाई पार्ट कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट यहां लगा देंगे ऐसे। देखिए 0 to 1 इनडेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे मीन्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx dx। समझ रहे हैं बात को? कहीं भी इस इंटीग्रल पे, इस इंटीग्रल पे, इस इंटीग्रल पे लिमिट नहीं पुट करेंगे अभी। अब ये क्या हो गया, x e to the power x माइनस e to the power x। अब लिमिट पुट करेंगे, है ना। वन 1 डालने से क्या आ रहा है, 0 0, और 0 डालने से वन -1 माइनस ऑफ -1 -1 दैट plus इज 1। तो डिफरेंस समझ में आया? yes sir yes sir यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेट 1/3 to 1 x minus x cube to the power 1/3 divided by x to the power 4 dx। क्वेश्चन क्लियर है भाई? yes sir सर 6। 6। बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है और करेक्ट है। सर 6। 6 ठीक है, ठीक है भाई। हो गया सभी का? किसी को डाउट है? हेलो, यस सर, डाउट है। डाउट है? देखो इसको क्या लिख सकते हो। सबसे पहले तो अगर हम यहां से x³ कॉमन ले लें, हाईएस्ट डिग्री,
तो ये कैसा दिख रहा है? 1/3 to 1 बाहर में आया तो x हो गया, 1/x² minus 1 to the power 1/3 divided by x to the power 4. ठीक है. Now if 1/x² minus 1 is t, अगर हम इसको t पुट करेंगे तो लोअर लिमिट कितना हुआ? x को 1/3 8, अपर लिमिट 0 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे -2/x³ dx is dt. तो इंटीग्रल क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया -half t to the power 1/3 dt 8 to 0 और t t to 1/3 पावर 1/3 dt. dt इंटीग्रेट कर लीजिए. 6. बड़ा अच्छा रिजल्ट आया. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है π/2 to पाई बल्कि ऐसा ना लिख करके π/2 √1 plus cos x dx. Sir, 2 times 1 minus root 2. So 2 into 1 minus root 2. 2 1 minus √2. तो देखिए बाकी लोगों ने क्या किया, देखते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 1 plus cos x क्या हो जाएगा? 2 cos² x/2. cos पर x में तो ये हो गया π to 3π/2 ये सर ये करेक्ट. अच्छा ठीक है. 3 to 3π/2 √2 mod cos x/2 हो गया नहीं? तो Yes, सर sir. cos के मॉड को तो नॉर्मल लिख सकते हैं ना बिना मॉड के.
नहीं, वो इंडेफिनिट में करते थे, वो कहानी खत्म हो गया, है ना। डेफिनिट में मॉड को छोड़ना नहीं है, तो क्यों तो नहीं छोड़ना? क्योंकि डेफिनेट में लिमिट होता है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, वो निश्चित नहीं था, है ना। तो वहां हमको पता नहीं चलता था कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, इसलिए हम वहां पे पॉजिटिव लेके चलते थे, है ना। ओके, अच्छा। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि x अगर पाई से 3π/2 के बीच में है तो x/2 का इंटरवल क्या होगा? x/2 का इंटरवल क्या होगा भाई? π/2 से 3/4, 3π/4। मतलब ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस cos x/2 एंड फ्रॉम पाई टू 3π/2, ठीक है, dx। तो अब ये हो गया -√2 cos x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टू साइन अच्छा, x/2। सर, हाँ हाँ सर, सर समझ गया, लेकिन सर इसका मतलब हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी हिसाब से साइन डिसाइड करेंगे। जाहिर सी बात है ना। सर हाँ सर, तो हम ये हो डायरेक्ट गया पॉजिटिव ले लिया पाई था। से 3π/2। अब आंसर निकालिए। √2 3π/4 1/√2 -1, तो 1 -√2/√2 कैंसिल, मतलब यही आ रहा है, साइन चेंज आ रहा है ना। ये सर साइन, है ना। दूसरा, एक चीज और जानकारी होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो उसका एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अंडर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ डिफाइंड। अगर डिफाइंड है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा कर्व, उसका और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बात क्लियर है? यस सर। चलिए, सर और एक बार थोड़ा रिपीट कर दें। कोई भी पॉजिटिव फंक्शन है या लगता है कि इस फंक्शन के रेंज में केवल पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, तो उसका और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया मींस डेफिनेट इंटीग्रल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लाइक जैसे आपने निकाला था ना ये 2 × 1 - √2, तो ये देखने से लगा कि ये नेगेटिव है, तो ये तुरंत पता चल गया था कि ये आंसर तो गलत है ही। सर क्यों सर, यहाँ तो cos से x/2 हमें पता है यहाँ नेगेटिव हो रहा है, तो अब इसे होना चाहिए। भाई अंडर रूट फंक्शन क्या होता है? अंडर रूट कभी पॉजिटिव नेगेटिव होता है? नहीं होता। तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा कि नहीं होगा? ओके, तो ये सर थोड़ा सा, मतलब इसमें हम ऑप्शंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नहीं ऑप्शन नहीं, ये सब थोड़ा बेसिक नॉलेज, छोटा छोटा चीज है, आना चाहिए। तो हाँ मतलब वही कि हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव हुआ तो हम नहीं फिर से करेंगे। यस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। सर इंटीग्रेट, हाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को मिक्स करके एक देंगे। ट्रिगोनोमेट्री ही दे रहे थे। अरे अभी तो बेसिक प्रॉब्लम ही चल रहा है भाई, पहले बेसिक आना चाहिए तब ना आगे का करेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 9 + 16 sin 2x dx। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोई ऐसा बुक नहीं है एनसीईआरटी से लेके जेईई एडवांस तक का जहां स्टेज ये ए में क्वेश्चन ना हो। इंडेफिनाइट था। हाँ, स्टेज ए में इसका इंडेफिनाइट है।
हाँ तो आप फटाफट कर दीजिए, बस जल्दी से आंसर निकाल दीजिए, हमारा काम हो जाए, हम भी इसको छोड़ के फुर्सत पाए, आगे का क्वेश्चन देखें। अच्छा देखिए, एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, उसको नहीं करना है क्योंकि सीबीएसई ने उसको हटा दिया है। और जेई मेन और जेई एडवांस में कोई आपसे ये पूछेगा नहीं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इंटीग्रेट कीजिए, है ना। अरे अगर कोई बोलता है कि 0 to 3x dx को फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट कीजिए, तो कोई महान आदमी ही होगा जो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेगा, सीधा इंटीग्रेट करके आंसर मैच करा देगा। ऑब्जेक्टिव में बोलने से कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा। समझ गए बात को? यस सर। आया किसी का? सर थोड़ा। So 1/45. 1/45 देख लेते हैं हम आंसर इसका भाई क्या है ना। So 1/20 ln3. यस, ये वाला करेक्ट है। सर एलएन का वैल्यू निकाल देंगे, मतलब सर नहीं कैसे सर? सर एलएन तो कैंसिल हो जा रहा है ना। कैसे कैंसिल हो जा रहा है? सब्स्टिट्यूशन क्या ओ बना? सॉरी सर लॉग का एक टर्म मिस कर दिया सर। ये सर करेक्ट है। ये सर लॉग का टर्म मिस कर दिया। चेक करो। सर आ रहा गलती है? से लॉग ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों लॉग लिख लिया गलती से। कोई बात नहीं, अभी आंसर आ रहा है या नहीं वो देखना है। आ रहा है? यस Yes, सर। sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर लिखेंगे। हाँ बोलो। सर डाउट है सर, वो सब्स्टिट्यूशन के बाद। अच्छा सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो सब्स्टिट्यूशन क्या किया आपने? साइन एक्स माइनस सर इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर इज टी। हाँ, विच इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
इस टी, तो न्यूमरेटर का Yes, sir. डेरिवेटिव डी, सॉरी इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर है मींस डी टी। तो लोअर लिमिट क्या हुआ? 1. -1 अपर लिमिट 0। 0 तो इंटीग्रल हो गया -1 to 0 dt बाई 9 plus 16। 1 minus sin 2x is t square। ये बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. 1 minus t square, तो ये हो गया -1 to 0 dt बाई, सर अब हो जाएगा। अब हो जाएगा तो अब कर लीजिए 25 minus 16 t square। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट जीरो टू पाई बाई 2 dx बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। नाउ सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? tan x is t, तो sec स्क्वायर x dx is dt। sec स्क्वायर x dx अगर dt है तो लोअर लिमिट कितना हुआ? when x is 0 0. infinity Infinity. dt by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। तो b B स्क्वायर square कॉमन common ले ले लें। लेंगे। यस, वेरी गुड। सो 0 to infinity t square dt plus by a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल क्या हो गया? 1 बाई बी स्क्वायर tan इनवर्स, सॉरी एक मिनट गलत लिख दिया। b by a हो। b बाई ए, हाँ लिख रहा हूँ b बाई ए tan इनवर्स टी बी बाई ए 0 to infinity। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? 1 बाई ए बी, और जब tan t इंफिनिटी होगा तब पाई बाई 2, और जब t 0 होगा तो वही 0 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये तीनों जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में आएंगे सबसे पहले इनका सिक्योरिटी गार्ड रिमूव करना होगा, उसके बाद ही हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, पहला काम क्या करना होगा कि इनका गार्ड जो है, जो भी इनका ब्रैकेट है उसको रिमूव करना होगा, और रिमूव करने के बाद ही हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो लाइक हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि चलिए क्वेश्चन है -2 to 4 mod x plus 1 dx। देखिए पहले इसको हम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। तो सबसे पहले इस मॉडुलस का वैल्यू कहाँ चेंज होगा? कहाँ चेंज होगा? 0. -1 -1। तो हम इस इंटीग्रल को पहले दो पार्ट में लिखेंगे। पहला इंटीग्रल -2 to -1 एंड सेकेंड इंटीग्रल -1 to 4। ठीक है, अब इस रेंज में देखेंगे -2 से -1 तक x प्लस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो क्या लिख दें? -x plus 1 dx। और -1 से, हाँ बोलिए।
नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। और -1 से 4 तक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, x + 1 dx। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes. तो अब कीजिए, थोड़ा जल्दी से इंटीग्रेट कर दीजिए फटाफट, और एक सेम आंसर निकालिएगा। Sir, 12. 12 चेक करो भाई, सभी का आ रहा है? आपको अब फटाफट कैलकुलेशन करना चाहिए भाई, ये सब आपको आना चाहिए, एग्जाम देना है। Yes, sir. 12. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट -1 to 2 -1 to 2 mod of x³ - x dx, mod of x³ - x dx। किसके अकाउंट में गया? Sir, 9/4. 9/4। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। आपने बताया 9/4। बाकी लोगों का? सर 11/4। 11/4। दो अलग अलग आंसर हो गया। देखिए, अच्छा सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। क्या करते हैं, जीरो। सो x³ - x कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? 0 - 1 1। 0 -1 1। तो लगे हाथ साइन भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि साइन तो हमको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमने इसका साइन भी चेक कर लिया। इसको एक्चुअली लिख सकते हैं x × x + 1 × x - 1, है ना। तो यहाँ पे देखिए, -1 0 1
प्लस माइनस। तो सबसे पहला इंटरवल क्या बना, कहाँ सर? कहाँ चेंज? हाँ सर वो जो -1 के बाद तो इंटरवल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं वो डिफरेंट है। हम -1/4 आ रहा है आंसर। हम -1 से 0 पहला इंटरवल लेंगे, देन नेक्स्ट 0 to 1 एंड देन नेक्स्ट 1 to 2। -1 से 0 में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या लिख दें, x³ - x dx, है ना। 0 से 1 में वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो क्या लिख दें, x - x³ dx। और 1 से 2 में अगेन पॉजिटिव, सो x³ - x dx। तो सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? सर 7/2। आई सर एक बार आप ही कर दीजिए। हाँ हम भी कर लेते हैं। x⁴/4 माइनस x²/2 -1 to 0 प्लस x²/2 माइनस x⁴/4 0 to 1 प्लस x⁴/4 माइनस x²/2 1 to 2। तो 0 पुट किया तो 0 हो गया, और -1 पुट किया तो 1/2 -1/4 मीन्स 1/4। पहले का वैल्यू चेक करो, ठीक है नहीं। यस सर। दूसरे में 1/2 - 1/4 मीन्स अगेन 1/4। तीसरे में 2 पुट किया तो 16/4 4 4/2 2 4 - 2 2। 1 पुट किया तो 1/2 - 1/4 1/4। चेक करो तो चेक करो भाई। यस सर 11/4। 11/4। तो चलिए आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ सर पिछले क्वेश्चन का जो आंसर 12 ही था ना? पता नहीं, मैंने निकाला नहीं, आप लोगों ने निकाला तो मैं भरोसा कर रहा हूँ। आपने वो देखा आंसर? आंसर तो मेरे पास नहीं है। अब उसका भी आंसर चाहिए क्या? बोलेंगे तो निकाल दूंगा। नहीं निकालिए सर, एक बार बस देखिए थोड़ा, वो 12 हुआ कि 13 होगा? यस सर 13 आ रहा है। 13 आ रहा है। हाँ सर, 13 आ रहा है। मैं आप क्वेश्चन शुरू कर दिए तो मैंने नहीं बोला, हाँ नहीं तो वो प्लस सर आंसर 13 आ रहा है। 13 ही दो होगा, बार उसमें इतना कोई बड़ा बात नहीं है। 2 बार हाफ आ रहा है। ठीक है, वैल्यू पुट करने में गड़बड़ किया होगा, जैसे इसमें भी तो बहुत सारा आंसर आ रहा था, लेकिन अभी ठीक है। तो इतना बात समझते हैं, आगे देखिए आगे किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 to 4 greatest integer x plus 3 dx। 0 to 4 greatest integer x plus 3 dx। सर इसको इंटीजर पॉइंट्स के लिए ब्रेक करेंगे। यस, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका वैल्यू कहाँ चेंज हो रहा है। तो एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई को लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y if at least one of xy is integer। याद आ रहा है? यस सर। तो इसको लिख दिया जाए dx प्लस 0 to 4 3dx। ठीक है, अब
0 to 4 3dx का वैल्यू कितना होगा? 12। 12। तो सेकंड वाला Yes, sir. हमने लिख दिया 12। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 4 में कहाँ चेंज होगा? एट 1 to 3। तो पहला लिखा 0 to 1, सेकेंड इज 1 to 2, थर्ड इज 2 to 3 एंड लास्ट 3 to 4। तो जब x 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? 0। x 1 से 2 है तब क्या होगा? 1 dx। 2 से 3 में 2 dx और 3 से 4 में 3 dx। बात समझ में आया? यस सर। तो अब ये कितना हो गया? 12 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ? 18। अरे भाई होगा यार। Yes, sir. Yes, sir. सर 18। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 0 to 2 greatest integer x square dx। सर 7/3। 7/3 सबका आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, सर मतलब गलत है। हैं? अच्छा, वो आप पुराने कंसेप्ट पे आ गए। कंसेप्ट तो भाई Yes. सही है, वो वैलिड कंसेप्ट है, धोखा कम देता है। देखिए यस सर। कि x है 0 से 2, तो x स्क्वायर क्या होगा? 0 से 4। यस सर। तो x स्क्वायर इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या क्या होगा? 1 2 एंड 3 हैं? यस सर। तो x हो गया 1 √2 √3। मतलब x के इन वैल्यूज पे when x is 1 √2 √3 x square will be integer। सर 5 minus √2 minus √3 हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको कहाँ कहाँ ब्रेक करना है? 1 √2 एंड √3। तो पहला लिया हमने 0 to 1, सेकेंड लिया 1 to √2, थर्ड इज √2 to √3 एंड फाइनल √3 to 2। तो अब देखो when x is 0 to 1, x is 0 to 1, then x square is also 0 to 1, means 0 dx। when x is 1 to √2, then x square 1 to 2 1 dx। यहाँ पे क्या आएगा? 2 dx। 2 और dx। यहाँ पे क्या आएगा? 3 3 dx। dx। बात समझ गया? Yes sir. सर आंसर 5 minus √2 minus √3। मैं Yes लिखता sir. हूँ 5 minus √2 minus √3।
√3 माइनस √2 सर वो 0 to 1 वाला थोड़ा फिर से देखेंगे एक बार। देखेंगे। सर 0 to 1 वाला लिमिट हाँ, में जब x 0 से 1 होगा तो x स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा उसका? 0। लिखा हुआ है। यस सर सर 0 to 2 मतलब 2 इंक्लूड नहीं करेंगे? नहीं, ये दोनों लिमिट्स होते हैं। 0 से 2 का मतलब 0 प्लस एंड 2 माइनस, ओके सर। है ना? अप टू 2 होता है बट ये ओपन होता है एक तरीके से।